today we are going to discuss the topic is mean profit. Let's start with the topic section number 212, and again very important for your prelims. This topic is very important for your prelims and also very important for your mains. क्या कहा मैंने? This topic is very important for your prelims and very important for your mains, और interconnected भी नहीं है, तो it's better to take up this topic and I will try to finish it today itself. क्या है ये? कहानी की तरह समझते हैं, अभी कहानी की तरह समझते हैं हम लोग इसको. एक हमारे हैं मिस्टर यशवी शर्मा है, मिस्टर यशवी शर्मा. मिस्टर यशवी शर्मा हैं, उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी है ना. ही हैज सम प्रॉपर्टी इन दिल्ली और दिल्ली मुखर्जी नगर एरिया, एंड नाउ देन he gives that property, he leases that property on rent. टेनेंट को देते हैं किस तरीके से वो, ठीक है. नाउ द प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ द टेनेंट. तो टेनेंट के पास आ गई. अब टेनेंट ने क्या वादा किया कि मैं आपको 20,000 रुपीज पर मंथ इसका रेंट दूंगा. कितना रेंट दूंगा? 20,000 रुपये प्रति माह आपको रेंट दूंगा. अब यशवी भाई साहब बड़े खुश हो गए कि सही है, 10,000 रुपये रेंट आना था, मिलेंगे मुझे 20,000 रुपये. ये पार्टी तो बहुत अच्छी मिल गई यहाँ पर. ये अब उनको ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या होने वाला है. 1-2 महीने तो रेंट आया, उसके बाद में रेंट आना बंद हो गया. यशवी भाई साहब कोर्ट पहुंचे. कोर्ट में जाकर पता चला कि आपको तो बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया और उन्होंने एक डिक्री पास करा ली यशवी भाई साहब के खिलाफ, नहीं उस टेनेंट के खिलाफ, कि भाई आप बाहर निकलो. और उन्होंने इविक्शन भी कर दिया, उन्होंने खाली भी कर दिया. लेकिन ये जो 12 महीने 13 महीने या 15 महीने जो उनके पास अवैध कब्जे में रहा है ना, तो उसका क्या होना चाहिए? जो रेंट उनको मिल सकता था, यशवी को मिल सकता था, उस रेंट के बारे में क्या होना चाहिए? आप समझ रहे हैं बात को, कि उसको हम बोलते हैं कि अगर हम उन प्रॉफिट्स को क्लेम करेंगे, आम भाषा में समझिए, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मीन प्रॉफिट. इसे बोलते हैं अंतःकालीन लाभ. आई थिंक कि हिंदी में ही बोलते हैं, मैं देखता हूं हिंदी में आपके लिए. हिंदी में बोलते हैं इसको, हाँ, अंतःकालीन लाभ ही बोलते हैं इसको, ठीक है. या और एग्जांपल ले लीजिए, और एग्जांपल ले लेते हैं. प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज की, आई एम द मॉर्गेजर एंड आप हैं साहूकार, मॉर्गेजी हैं आप हैं मॉर्गेजी. मुझे प्रॉपर्टी आपके पास कब्जा में दे दी मैंने अपनी, और उसके बदले मैंने आपसे 1 लाख रुपए लोन का ले लिया, ठीक है. नाउ मैंने आपको लोन चुका भी दिया. नाउ आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी बैक. नाउ इट मीन्स व्हाट? आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ रिडेम्पशन. लेकिन आप मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. सो नाउ यू आर द ट्रेसपासर, or it can be said that you are in the wrongful possession of that property. That tenant was in the wrongful possession, and as a mortgagee you are in the wrongful possession of that property. So whether as a plaintiff I can be entitled to get compensated from you or not. आपसे मुझे compensation मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही इस टॉपिक का सेक्शन 2 क्लोज 12 का टॉपिक है आज. तो इनको प्रॉफिट्स को हम लोग बोलते हैं मीन प्रॉफिट. तो मुझे लगता है कि आपको एक मोटा एक आम भाषा में आइडिया लग गया होगा. अब हम चलते हैं इसकी बेरक लैंग्वेज पर, और प्लीज सी, आपको इस बेरक लैंग्वेज में सेक्शन 212 को आपको वर्बेटम एग्जैक्ट उससे याद करना, एग्जैक्टली याद करना. मीन्स एग्जैक्टली. क्या कहा मैडम ने? सर की वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी तो किसी की प्रॉब्लम नहीं आ रही. हाँ जी, तो लेट्स गो टू द स्लाइड एंड प्लीज रीड दिस. दिस इज सेक्शन 212 मीन प्रॉफिट्स. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम इटसेल्फ. मीन प्रॉफिट आर डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन. कौन से सेक्शन में है? 212 में है. और फिर वो आपसे दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं इसमें कि मैच कीजिए. आप मैच करने को बोल सकते हैं. तो डोंट फॉरगेट दिस इज सेक्शन 212 मीन प्रॉफिट. पहला ही क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा, और कल मैं रिवीजन में ले लूंगा इन सब डेफिनेशंस को. सेक्शन 212 डिफाइंस व्हाट? मीन प्रॉफिट्स.
एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? सी दिस, mean profits of the property. Please see this. Within this language, what is what? Mean profit. यहां देखिए, mean profits of the property. यहां पर they have not specified what kind of property, whether this is the immovable property or this is movable property. तो ध्यान रखना यहां पे क्या बात शब्द है, मैं भी क्लैरिफाई करूंगा इसको. It is what the mean profit of the property means those profits, उन लाभों से मतलब है कौन से? which the person in wrongful possession, which the person in wrongful possession, कौन सा? which the person in wrongful possession of such property, जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के wrongful possession में है, क्या? actually received. कौन से प्रॉफिट्स हुए? which he actually received, एक बात, or with ordinary diligence might have received together with interest on such profits. तो यहां तक मैंने आपको केवल डायरेक्ट लैंग्वेज समझ के बताया. अब इसको समझिए एक्चुअली है क्या, एक एक बात समझ सकते हैं. ठीक है, समझिए इस बात को. मीन प्रॉफिट का अंतकालीन लाभ का मतलब क्या है? मीन प्रॉफिट्स आर व्हाट प्रॉफिट्स? कौन से प्रॉफिट्स को हम लोग बोलेंगे कि दीज आर कॉल्ड मीन प्रॉफिट्स? तो नंबर 1, दीज आर द प्रॉफिट्स विच आर एक्चुअली रिसीव्ड, विच आर नंबर 1 एक्चुअली रिसीव्ड, जो उसने रिसीव किए, या विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस यानी कि सामान्य तत्परता के साथ, माइट हैव रिसीव्ड, वो प्राप्त कर सकता था. ये कौन प्राप्त कर सकता था? द पर्सन इन wrongful possession. अब मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, जो यशवी का टीनेंट था, यशवी का जो टीनेंट था, दैट वाज द पर्सन इन सॉरी दैट वाज द पर्सन इन wrongful possession ऑफ सच प्रॉपर्टी. सपोज व्हाट, कि मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे एज ए टीनेंट कब्जा कर रखा है, या एज ए मॉर्गेजी कब्जा कर रखा है, या और इन एनी अदर वे आई एम इन दी wrongful possession ऑफ योर प्रॉपर्टी. मैं आपकी संपत्ति पर मेरा जो कब्जा है, जो पोजेशन है, दैट इज नॉट एज पर लॉ, दैट इज wrongful possession. सो आई एम द पर्सन हु विल, फ्रॉम whom यू विल क्लेम द मीन प्रॉफिट्स. कौन सा व्यक्ति हुआ जिससे क्लेम करेंगे? जो व्यक्ति wrongful possession में है. समझे? और कौन से प्रॉफिट्स करते हैं? देखिए, इसको आपको ब्रेक करके ही पढ़ना पड़ेगा, ब्रेक करके करना पड़ेगा. देखिए क्या है, दोबारा पढ़िए. देखिए अभी मीन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट्स, जो मैंने एनसर्कल किया है आपको ब्लू लाइन से, उसको समझिए बस. मीन अंतःकालीन संपत्ति के अंतःकालीन जो लाभ हैं वो लाभ होंगे. मीन प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स. कौन से प्रॉफिट्स हैं? विच, अब देखिए रेड वाला लाइन देख, येलो देखिए आप, ये विच द पर्सन, ये देखिए, विच द पर्सन इन wrongful possession ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअल रिसीव्ड. समझ में आई बात आपको? तो पहली बात क्या हो गई कि these are the profits which the person in wrongful possession actually received. इसको ऐसे समझिए. एक बार मैंने लैंग्वेज पढ़ा दी आपको. अब आपको ना मैं फिर एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी तरीके से. मुझे किसी ने प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए विधि की प्रॉपर्टी है ये, है ना, दिस इज अ रेंटेड अकोमोडेशन. एज्यूम करते हैं कि ये रेंटल अकोमोडेशन है और मैंने इसका रेंट देना कर दिया बंद. नाउ आई एम द पर्सन इन wrongful possession. ना मैं इसको खाली कर रहा और ना मैं उसको इविक्ट कर रहा और ना ही इसका रेंट दे रहा है. नाउ दिस इज द, आई एम द पर्सन हु कैन बी कॉल्ड एज wrongful possession. द पर्सन इन wrongful possession. मैं कैसे हूं? जिसके पास गलत तरीके से कब्जा हो, wrongful कब्जा हो. सही है? नाउ अब मैंने क्या किया? मैंने खुद भी खाली कर दिया इसको. ना मैं रेंट दे रहा और ना ही मैं इसमें यूज कर रहा. लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इसको फर्दर आगे रेंट पे दे दिया. आप समझ रहे? मैंने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके मैंने इसको आगे रेंट पर दे दिया.
अब मैंने क्या किया, मैंने इस पर रेंट पे उठाया इसको, एंड नाउ आई एम रिसीविंग 1 लाख रुपीज पर मंथ. So now I am the person in wrongful possession and I actually received 1 lakh rupees, 1 lakh rupees per month as the rent. So I think आप इससे समझ सकते हैं क्या हुआ, I am the person who actually received this. दूसरी बात, मैंने कुछ भी किसी को रेंट पे नहीं दिया. अब दूसरी सिचुएशन समझिए, मैंने उसको रिसीव कोई ना रेंट पे दिया, ताला लगा के रखा अपने पास, तो आई एम द पर्सन हु इज इन द रोंगफुल पोजेशन. लेकिन अब जो प्लेंटिफ अगर मुझसे मीन प्रॉफिट क्लेम करेगा तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा कि आपने 12 महीने इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा और आप मुझे 12 लाख रुपए का कंपेंसेशन दीजिए. मैं कहूं 12 लाख रुपए क्यों, मैंने तो कोई रेंट रिसीव करा ही नहीं कहीं से. लेकिन नो, दिस इज सेकंड कैटेगरी. देखिए आप इसको, सेकंड कैटेगरी, आपने भले ही रिसीव करा नहीं करा, बट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस मीन्स सामान्य तत्परता के साथ, माइट हैव रिसीव्ड, जो कि आप प्राप्त कर सकते थे, माइट हैव रिसीव्ड. सो दिस इज द एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड का अंतर इसमें क्या है कि ये जो 1 लाख रुपए का किराया है, यदि आपने इसको किराए पर उठाया होता तो आप 1 लाख रुपए प्रति माह इससे कमा सकते थे, निकाल सकते थे. तो एज ए प्लेंटिफ, जिसकी प्रॉपर्टी है, हु इज बीइंग डिप्राइव्ड, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम दिस और दिस. उसको इससे मतलब नहीं है कि वेदर यू एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, ही विल सीक कि व्हाट कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय यू, जो आप इससे ले सकते थे. अब फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए इसको और समझिए. एक्चुअली रिसीव किया आपने 50,000 रुपया, है ना, एक्चुअली रिसीव किया आपने 50,000 रुपया, लेकिन तब भी क्या आएगा, इस क्लॉज को करेंगे, विच माइट हैव रिसीव्ड, विच यू माइट हैव रिसीव्ड मीन्स जितना आप किराया इस प्रॉपर्टी का ले सकते थे. समझ रहे हैं बात ये. चलिए फिर मैं सेफर साइड, मैं इसको दोबारा समझाता हूं. नहीं आया, मैं समझाता हूं, देखिए दोबारा देखिए. आप इसको इस सेक्शन को, टेक्निकल लैंग्वेज तो है ही है, देखिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है. एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए स्लाइड अच्छी करता हूं तो और शायद तब समझ में आए आपको. एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड. इसको ऐसे समझिए, देखिए मीन प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट्स, वो लाभ, वो प्रॉफिट्स विच द पर्सन, कौन सा पर्सन, विच द पर्सन इन रोंगफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, वह व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी के रोंगफुल पोजेशन पे है, जिस पर अवैध कब्जा जिसने कर रखा है, ही एक्चुअली रिसीव्ड और विद माइट और विद नंबर 1 विच एक्चुअली रिसीव्ड एंड विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस माइट हैव रिसीव्ड. इतनी सी बात है. तो 2 प्रकार के प्रॉफिट इसमें है. यहां पर देखिए कैसे कैसे करना है आप लोगों को, कैसे कैसे याद करना है आपको. नंबर 1 मैं आपको रटाता हूं आपको. देखिए मीन प्रॉफिट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2. नंबर 1, from whom we are claiming mean profits, we are claiming the mean profits from the person who is in the wrongful possession of such property. Number 2. Number 3,
what profits can be claimed from him? Number 1, which he actually received, जो उसने वास्तव में रिसीव किया. Number 2, जो वह मामूली तत्परता के साथ रिसीव कर सकता था. एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट? टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉपर्टी, उन प्रॉफिट्स पर इंटरेस्ट के साथ में. यही नहीं कि केवल इंटरेस्ट मिलेगा, उन पर जितना ब्याज हो सकता था ब्याज सहित भी मिलेगा. हाँ या ना? अब थर्ड अगले उस पर जाइए, देखिए अभी और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत 4 पेज के नोट्स हैं इस पर. क्या है देखिए क्या, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन. ये क्या मतलब है इस बात का? बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स. व्हाट इज दिस? इट मीन्स व्हाट? सपोज कीजिए मैंने इस प्रॉपर्टी को, जिसके मैं आई एम द पर्सन हु इज इन द रॉन्गफुल पोजेशन, मैं वो व्यक्ति हूं जो रॉन्गफुल पोजेशन में है. अब मैंने क्या किया, इस प्लॉट को, इस फ्लैट को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया, इसको वेल मेंटेन कर दिया, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स कर दिए, और अब मैंने इसका किराया कर दिया, उठाया इसका 1,50,000 रुपया. नो, जो इसका जेन्युइन किराया था वो कितना था? 1,00,000 रुपया था. अब मेरे बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट्स कितना किराया आ रहा है? 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है अभी. तो ये जो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आया, ये क्यों आया? इट इज ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स. ये इंप्रूवमेंट्स की वजह से आया. तो मीन प्रॉफिट्स में ये ऐड नहीं होता. तो मीन प्रॉफिट्स में क्या ऐड होगा? नंबर 1, इंटरेस्ट ऐड होगा. क्या ऐड नहीं होगा? द प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स ऐड नहीं होंगे. बोलिए हाँ या ना? इतना समझिए, बताइए मुझे. वैसे फिर और डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को. ये तो थी केवल डायरेक्ट लैंग्वेज. अब ये समझिए कि ये जो हम लोगों ने मीन प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस? देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द मीन प्रॉफिट, एंड अगेन यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ प्रिलिम्स फ्रॉम हियर. आपको ऑब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएगा. देखिए डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या पढ़िए इसको जरा. एवरी पर्सन हैज ए राइट टू पजेस हिज प्रॉपर्टी. सही है? तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है. If I am the owner of my property, that gives me right to purchase the same as well. अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो मुझे उस पर कब्जे का अधिकार भी होना चाहिए. But if I am being deprived, if such person is deprived of such right, तो बेसिकली if you are depriving me of my possession, अगर आप मुझे अपने कब्जे से विरक्त कर रहे हैं तो ये कहा जाएगा आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माय राइट ऑफ पोजेशन. मुझे आप मेरे अधिकार से वंचित कर रहे हो. कब्जे का मतलब क्या हुआ यहां पर? राइट टू पोजेस. तो यू आर डिप्राइविंग मी व्हाट? ऑफ माय राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी. तो अब हम लोगों ने इसको एक अधिकार के रूप में देखेंगे. अब देखिए होगा क्या. अगर आप मेरे इफ इट इज माय राइट टू टेक द पोजेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी पर कब्जे का मेरा अधिकार है, एंड यू आर वॉलेटिंग माई राइट, यू आर वॉलेटिंग माई राइट बाई टेकिंग आउट ऑफ माई पोजेशन. आप मुझे मेरे कब्जे से बेदखल करके आपने क्या किया? मेरे अधिकार का उल्लंघन किया. नाउ इफ देयर इज ए वॉलेशन ऑफ राइट, फॉर एवरी वॉलेशन ऑफ राइट देयर मस्ट बी ए रेमेडी. ओबीजस ईबी रेमेडी. वेयर देयर इज ए वॉलेशन ऑफ लीगल राइट देयर इज ए रेमेडी. तो अगर मेरे लीगल राइट का वॉलेशन होगा देन देयर मस्ट बी ए रेमेडी. कैसे? देखिए this, if this is, please see this, read it. कहाँ गया? ये लीजिए. हाँ जी. If a person has a right to possess, what right to possess, and he is being deprived. You have the right to possess, but you are being deprived by another person. Then this person is entitled to what? He is entitled to number 1, restoration of the possession, and number 2, damages फॉर रॉन्गफुल पोजेशन. हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं आप बिकॉज ऑफ दिस. सो क्या समझे इस बात से कि इफ यू हैव द राइट टू पोजेस एंड यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट, तो यू विल गेट 2 rights. Number 1, you should be restored, your possession should be restored. Number 1, not only this, you should be compensated by the damages. So damages for wrongful possession. It means what? When you are claiming the mean profit,
यहां से क्वेश्चन आएगा स्लाइड से। व्हेन यू आर क्लेमिंग मीन प्रॉफिट्स इट मींस व्हाट, यू आर सीकिंग कंपनसेशन, यू आर सीकिंग व्हाट, कंपनसेशन। एंड व्हेन यू आर सीकिंग कंपनसेशन इट मींस व्हाट, मीन रिमेडी ऑफ मीन प्रॉफिट, रिमेडी ऑफ मीन प्रॉफिट इज व्हाट, कंपनसेटरी रिमेडी। और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके प्रीलिम्स का। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन नाउ। कैसे क्वेश्चन आएगा देखिए, लिखिए, which out of following statements is, which out of following statements is oblique are correct। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। नंबर वन, मीन प्रॉफिट्स आर क्लेम्ड, मीन प्रॉफिट्स आर क्लेम्ड अगेंस्ट द पर्सन in wrongful possession, mean profits are claimed against the person who is in wrongful possession of the property। Number two, mean profits are compensatory in nature, are compensatory in nature। And statement number three, mean profits are punitive in nature। What I am saying, punitive, punitive in the nature of punishing someone, punitive nature। So these are three statements A, B, C। now आप लिखिए ऑप्शंस। नंबर वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 is correct, ऑप्शन बी 1 and 2 are correct, ऑप्शन सी 1, 2 and 3 are correct, and option D none is correct, none of the above is correct। so answer is what। so देखिए, इतने डिटेल में पढ़ना पड़ता है चीजों को समझने के लिए, कई तभी सीपीसी समझ में नहीं आती है कई बार लोगों को, क्योंकि उतने डिटेल में पढ़ते नहीं हम लोग। आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी। तो द मीन प्रॉफिट्स आर कंपनसेटरी इन नेचर, रिमेडी ऑफ मीन प्रॉफिट इज व्हाट, कंपनसेटरी इन नेचर एंड नॉट प्यूनिटिव। अब ये बात समझ में आई नहीं, कंपनसेटरी एंड प्यूनिटिव, बताइए, कंपनसेटरी एंड ये किरण नेगी को नहीं समझ में आई बात, ओके। किरण नेगी कह रही है इनको समझ में नहीं आई, चलिए हम समझाते हैं फिर, हम हैं इसलिए। देखो किरण नेगी जी, समझिए दोबारा, फिर ध्यान कंसंट्रेट कीजिए थोड़ा सा। आप काफी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो सकती हैं, ये समझिए। इसको ऐसे समझिए, दोबारा समझाता हूं आपको मैं। स्लाइड को ध्यान से दीजिए और फिर पढ़िए, समझिए। देखिए, this is the person who is entitled to right to possess property, he is the owner of सब property and he has a right to possess। इस व्यक्ति के पास एक संपत्ति है जिस पर कब्जे का इसको अधिकार है, but this person is deprived of such right by another person। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया, he has been deprived of his right to। समझ रहे हैं आप। मैडम किरण नेगी एडवोकेट हैं, मैडम किरण नेगी इज एन एडवोकेट। नाउ समवन कम्स टू हर, उनके पास एक व्यक्ति आता है रोता हुआ कि भाई क्या हुआ तुझे, है ना। नाउ आई हैड ए प्लॉट, आई हैड ए प्रॉपर्टी, आई हैड ए प्रॉपर्टी, बट सम गुंडा एलिमेंट्स ऑफ द विसिनिटी had now had taken over the possession of that property wrongfully। उस प्लॉट पर कुछ लोगों ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। Now I seek justice from you and you advocate किरण नेगी help me out for this। किरण नेगी से एडवाइस मांगी जा रही है, हेल्प मांगी जा रही है एज एन एडवोकेट। कौन व्यक्ति मांग रहा है, एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उस पर कुछ गुंडा एलिमेंट ने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। So he had a right to possess, he had a right to possession over that property and now he had been deprived of that right by some other persons।
नाउ ड्राफ्टिंग करेंगी मैडम किरण नेगी, ड्राफ्ट करेंगी। व्हाट यू विल ड्राफ्ट, व्हाट रिलीफ यू विल सीक, उससे क्या रिलीफ मांगेंगी आप उस व्यक्ति से, उन गुंडा एलिमेंट से जो हु आर नाउ डिफेंडेंट्स, who have taken, who are in the wrongful possession of the property, the person who is what the in wrongful possession, जिसके लिए मैंने ये बात कही आपसे, ये जो है इसमें ये द पर्सन इन wrongful possession, गुंडा एलिमेंट्स मान लीजिए यहां पर अभी ये। तो अब इनसे आप क्या करेंगे, इनसे आप क्या पढ़ेंगे कि आप अपने क्लाइंट के लिए क्या कहेंगे कि माई क्लाइंट हैज ए राइट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, नंबर वन, दैट प्लॉट द पोजेशन ऑफ दैट प्लॉट मस्ट बी रिस्टोर्ड टू हिम, उस व्यक्ति को, मेरे क्लाइंट को उसका पोजेशन दोबारा दिलाया जाए। सही है, एक तो ये रिलीफ मांगेंगे। दूसरी बात, जो साल 2 साल तक जो कब्जा दूसरे आदमी के पास रहा, तो जो व्यक्ति, मेरे जो क्लाइंट हैं, इनको जो नुकसान हुआ उस प्रॉपर्टी को ये यूज करते, रेंट पर देते, या उस प्रॉपर्टी पर अपनी खेती बाड़ी करते, कुछ भी करते उस पर, है ना, क्योंकि वो कब्जा किसी उस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी दूसरे कब्जे में रही, तो उनकी इसका भी लॉस हुआ, उनको हुआ नहीं हुआ, एक तो राइट का वायलेशन हुआ और आपको नुकसान भी हुआ, है ना। सो यू विल सीक द डैमेज एज वेल, डैमेजेस, तो यू विल सीक टू रेमेडीज, रिकवरी ऑफ पोजेशन एज वेल एज द डैमेजेस फॉर दिस रॉन्गफुल पोजेशन। अब ये बताइए, बात समझ में आई नहीं आई यहां तक, है ना, जल्दी बताइए। सो यू विल सीक दी टू रेमेडीज। नाउ सपोज करने की, सपोज पोजेशन इज रिस्टोर्ड, पहला ग्रांट हो गया, रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन इज ग्रांटेड, बट मीन प्रॉफिट्स पर आप बात अटकी पड़ी है, मीन प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो मीन प्रॉफिट्स किस तरीके से मिलना चाहिए आपको, मीन प्रॉफिट कैसे मिलेंगे आपको, एक तो ये है उसको दंड देना है रॉन्गफुल पोजेशन वाले को, जो गुंडा एलिमेंट है जिन्होंने रॉन्गफुल पोजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया, एक तो अगर उनको दंड देने के हिसाब से डैमेजेस दिए जाएंगे, उनको हम बोलते हैं प्यूनिटिव डैमेजेस। प्यूनिटिव कि वो आगे ऐसा करने से 2 बार सोचे, तो वी विल सी दिस इज व्हाट प्यूनिटिव डैमेजेस। बट व्हेन यू आर सीकिंग व्हाट, कि जितना इसका नुकसान हुआ है, जो इस व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी। तो बेसिकली मीन प्रॉफिट्स आर ए कंपनसेशन पेड टू द रियल ओनर, जो वास्तविक मालिक है, स्वामी है उस प्रॉपर्टी का, उसको कंपनसेशन के रूप में है, ना कि ये जो व्यक्ति रॉन्गफुल पोजेशन में था उसको किसी प्रकार का पनिशमेंट देने के लिए है। और यही मैंने क्वेश्चन बनाया आपके लिए, जो स्टेटमेंट नंबर 2 था कंपेंसेटरी इन नेचर, और थर्ड स्टेटमेंट था प्यूनिटिव इन नेचर। तो मीन प्रॉफिट्स आर नॉट प्यूनिटिव इन नेचर, these are compensatory in nature in the sense कि the person who has been deprived of its possession of property, वो व्यक्ति जिसको उसकी संपत्ति से वंचित किया गया था, he should be compensated by the person who was in wrongful possession। जिस व्यक्ति के पास गलत कब्जा था वो उसको कंपनसेट करे, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, रियल ओनर था वो। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब भी किसी का डाउट हो तो मुझे बताइए, लेट मी नो डाउट अगर है तो। फास्ट प्लीज, किरण ने की फास्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो बेसिक यू नोट डाउन ए केस लॉ, दिस इज व्हाट लूसी, लूसी का केस है, याद करिए, लूसी मेरियप्पा, लूसी वर्सेस मेरियप्पा केस है। इसमें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन द टॉपिक ऑफ मीन प्रॉफिट। समटाइम्स केस लॉज आर आस्क्ड, कई बार आपसे केस लॉज पूछे जाते हैं कि ऑन टॉपिक्स पर। तो इसमें क्या कहा गया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग ए डिग्री ऑफ मीन प्रॉफिट is to compensate the person kept out of the possession। समझे, उस व्यक्ति को इसी सेम बात दोहराई गई, क्या कि what is the object of this
द ऑब्जेक्ट ऑफ मीन प्रॉफिट इज टू कंपनसेट द पर्सन हु इज केप्ट ऑफ आउट ऑफ पोजीशन, जिस व्यक्ति को कब्जे से दूर रखा गया उसको कंपनसेट करने का है। दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ लूसी। आई होप यू विल नॉट फॉरगेट दिस। तो केस लॉ बता दिया, कंपनसेटरी नेचर बता दिया आपको। आई होप कि अब आप लोग भूल जाएंगे अच्छे तरीके से। अब आगे बात पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहां से आता है देख लीजिए। देखिए, अरे कहां चला जाता है ये स्लाइड, हाँ। अगेंस्ट हूम मीन प्रॉफिट्स कैन बी क्लेम्ड, किन किन व्यक्तियों के विरुद्ध मीन प्रॉफिट क्लेम किया जा सकता है। एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और ढंग से पढ़ते हैं इसी बात को। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि दिस इज द wrongful possession which is the essence of a claim of mean profit, है ना। इसको समझिए। देखिए, एक एक लाइन काम की है, ध्यान रखना। बिकॉज अगर आप लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि आपको हरियाणा में क्वालिफाई करना है, तो आपको इतनी डिटेल में कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सीपीसी आएगी, है ना। कुछ टॉपिक्स आपने एकदम, जैसे मैंने रिवीजन कराया, आपको हेडिंग से याद हो गए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं which must be studied thoroughly, है ना। So what is the base, what is the essence of the when you are claiming the main profit, तो उसका आधार क्या है, वेरी फाउंडेशन क्या है ना। फाउंडेशन क्या है, जो डिफेंडेंट की लायबिलिटी यू आर बीइंग हेल्ड, यू आर ट्राइंग टू हेल्ड द डिफेंडेंट लायबल फॉर समथिंग, यानी मीन प्रॉफिट्स। व्हाट यू विल हैव टू प्रूव, you will have to prove only one thing, that he was in the wrongful possession, his possession was not legal, he was not legally in possession, but he was in the wrongful possession। तो whoever is in the, तो आप ये हेडिंग क्या दी है मैंने आपको, अगेंस्ट whom mean profit can be claimed, आप किसके विरुद्ध मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब आपको कहां से मिलेगा, anyone who is in the wrongful possession। why? because wrongful possession ही इसका आधार है। इसेंस क्या है, जो मुख्य बात है क्लेम का, आधार क्या है, वो wrongful possession ही है। तो कोई एक एग्जांपल फिट नहीं हो सकता कि आप कह सकते हो नो वी कैन क्लेम wrongful possession फ्रॉम ओनली दिस पर्सन, नो, इट कैन डिफेंडेड मे बी एनीवन। फॉर एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कुछ। देखिए, यहां से क्वेश्चंस आएंगे बड़े वाले। नंबर 1 है ट्रेसपासर, इसको आप समझते हैं। नंबर 2, पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिक्री ऑफ पोजेशन इज पास्ड। क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए नीचे से फटाफट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ये। अगेंस्ट नहीं, अगेंस्ट ऑफ हुम ए डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट कैन बी पास्ड। निम्नलिखित में से किन के विरुद्ध मीन प्रॉफिट की डिक्री पास की जा सकती है। अब ये आ गया क्वेश्चन। आप कहेंगे सर आपने तो केवल सेक्शन 212 पढ़ाया था, वो हमने पढ़ लिया। अब उसमें आएगा ऑप्शन ए ट्रेसपासर, ऑप्शन बी अगेंस्ट हुम ए डिक्री ऑफ पोजेशन हैज बीन पास्ड, नंबर 3 ब्ला ब्ला ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सीपीसी में जो सॉरी पानी पी मैं सॉरी, अरे पंकज गर्म पानी ला के दो, बोलना उसका गला सूख गया। बिकॉज सीपीसी में व्हाट मेक्स इट समटाइम्स डिफिकल्ट, जो टर्म्स हैं उनके टर्म्स के मीनिंग नहीं आते हैं कई बार, तो हम लोग कई बार समझ में नहीं पाते हैं। तो ट्रेसपासर का मतलब समझिए, ट्रेसपासर का मतलब है हु हैज ऑक्यूपाइड योर प्रॉपर्टी विदाउट एनी राइट। जो आपने ट्रेसपास कर लिया, आपकी भूमि पर वो अनलॉफुल तरीके से उसने कब्जा किया है, ही इज कॉल्ड ट्रेसपासर। नंबर 1। नंबर 2, दिस इज ए पर्सन, कौन सा व्यक्ति, अगेंस्ट होम ए डिक्री फॉर पोजेशन इज पास्ड। ये क्या हुआ, ये कौन आ गया। नाउ ये कोई व्यक्ति हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री फॉर पोजेशन हैज बीन पास्ड। अब ये कौन सा व्यक्ति हो सकता है। सपोज आई एम द टेनेंट, मैं टेनेंट था, मैं कब्जा नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट हैंडिंग ओवर द पोजेशन, बट ए डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द कोर्ट अगेंस्ट मी नाउ।
कोर्ट ने 1 मिनट पे, लाओ, थैंक यू। Court, I was the tenant and I was not handing over the possession. I was not evicting the property. Now the owner went to the court and a decree was passed against me. अब मैं even after that I am not handing over the eviction, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं कौन सा व्यक्ति हुआ? द पर्सन अगेंस्ट होम द पोजेशन इज पास्ड, मैं वो व्यक्ति हुआ जिसके विरुद्ध पोजेशन की प्रॉपर्टी कोर्ट ने दे दी है, अगेंस्ट द पर्सन अगेंस्ट होम ए डिक्री हैज बीन पास्ड। तो तीसरी बात देखिए, तीसरा कौन हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट है, फिर यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूं। देखिए क्या है, मोर्टगेजर, हु इज दिस? मोर्टगेजर इन पोजेशन ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी। इसी को समझिए पहले, मोर्टगेजर इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या हुआ? बच्चों की तरह समझ लीजिए इस तरीके से, मोर्टगेजर वो व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को कब्जे में देता है, गिरवी रखता है, इसने लोन लिया था इसलिए प्रॉपर्टी को लोन इसको कब्जे में दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, आई एम सीकिंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड आई डिपॉजिटेड द टाइटल डीड्स एज द सिक्योरिटी विद द बैंक। बैंक में को अपने लोन को सिक्योर करने के लिए मैंने टाइटल डीड्स वहां दे दी। तो कब्जा किस पर है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का कब्जा मेरा ही है अभी। तो आई एम द मॉर्टगेजर बिकॉज आई एम द मॉर्टगेजर। व्हाई? बिकॉज आई मॉर्टगेज्ड माई प्रॉपर्टी, इसलिए मुझे क्या कहा गया? मॉर्टगेजर। बट आई एम स्टिल इन द पोजेशन ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में ही है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या गलत है? आपकी प्रॉपर्टी है, आपके कब्जे में है। अगली लाइन पढ़िए, क्योंकि इसलिए आफ्टर ए डिक्री फॉर फोरक्लोजर हैज बीन पास अगेंस्ट हिम। कब? जब एक फोरक्लोजर की डिक्री उसके विरुद्ध पास कर दी गई है। कौन सी डिक्री? डिक्री फॉर फोरक्लोजर। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? डिक्री फॉर फोरक्लोजर का मतलब क्या हुआ? डिक्री फॉर फोरक्लोजर का मतलब यह है कि बैंक ने जब देखा कि रिकवरी नहीं हो रही है तो बैंक ने रिकवरी ऑफ द सूट, अदरवाइज रिकवरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी के लिए सूट डाला। यानी कि अब आप मेरा 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 जो लोन वापस नहीं कर रहे हैं तो जिस सिक्योरिटी की यानी कि प्रॉपर्टी की आपने गिरवी रखी थी हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए। अब समझे आप? इसे बोलते हैं राइट ऑफ द मॉर्टगेजी। ये मॉर्टगेजी का अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने का, अपने लोन को अकाउंट को बंद कर करके, आम भाषा में समझिए बस, उस प्रॉपर्टी को वापस लाने का। और बैंक के फेवर में वो डिक्री हो गई तो इसे हम बोलेंगे डिक्री फॉर फोरक्लोजर। तो डिक्री ऑफ फोरक्लोजर हो गई, किसके फेवर में डिक्री हुई? बैंक के फेवर में। बैंक को क्या मिलना चाहिए? कब्जा मिलना चाहिए प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी है किसके कब्जे में? मॉर्टगेजर कब्जे में। तो जब ये डिक्री हो जाए, आफ्टर द डिक्री ऑफ फोरक्लोजर, जो मॉर्टगेजर था, जो उस प्रॉपर्टी का स्वामी था, वो क्या कहलाएगा? नाउ ही विल बी हेल्ड एज द पर्सन इन wrongful possession। प्रॉपर्टी उसी की थी लेकिन नाउ ही विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? पर्सन इन wrongful possession। क्यों? क्योंकि एक डिक्री हैज बीन पास अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके विरुद्ध कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी है कि भाई साहब आप लोन चाट गए, खा गए, जब आपने कर लिया, डकार लिया, अब कम से कम जो प्रॉपर्टी थी वो उसको वापस करो। अगर आप वापस नहीं कर रहे हैं तो व्हाट यू विल बी? यू आर द पर्सन इन wrongful possession ऑफ द प्रॉपर्टी। कब? आफ्टर ए डिक्री हैज बीन पास्ड अगेंस्ट यू। जब कोर्ट ने कह दिया नो यू विल हैव टू हैंड ओवर द पोजेशन और आप हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स नाउ यू आर इन द wrongful possession। तो दिस इज द मॉर्टगेजर। अब मुझे बताइए आइडेंटिफाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे इसको एग्जाम में? लेट मी नो। ये बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी से। हाँ है ना? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। ये कौन है? मॉर्टगेजी इन पोजेशन।
ही इज द मॉर्गेजी इन पोजेशन। आप समझिए इसमें क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी किस चीज के, नाउ ही इज व्हाट मॉर्गेजी इन पोजेशन। समटाइम्स व्हाट हैपन कि जिससे आपने लोन लिया, द पर्सन फ्रॉम होम यू सिक्योर्ड अ लोन, यू नॉट ओनली गेव द टाइटल डीड्स बट ऑल्सो हैंडेड ओवर द पोजेशन टू हिम। कि भाई साहब प्रॉपर्टी आप अपने कब्जे में ले लो, मुझे किसी तरीके से लोन दे दो बस आप। तो इन दिस केस द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज हैंडेड ओवर टू होम, द mortgagee, द पर्सन हु गेव यू लोन। तो देयरफॉर ही इज कॉल्ड mortgagee बिकॉज ही गेव यू लोन, है ना, and he because he has been given possession of the property, therefore he is called mortgagee in possession, mortgagee in possession। तो इसका मतलब क्या हुआ, साहूकार को आपने अपनी प्रॉपर्टी भी दे दी, साथ में आपने क्या लिया उसके बदले में, लोन लिया, तो he will be called as mortgagee in possession। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपने उसका लोन वापस कर दिया, now you want to close that account and to take back your property, it means you are exercising your right of redemption, right of redemption, but he is not handing over the possession to you, so therefore you went to the court and a decree was passed. This is called decree for redemption. Decree of redemption was passed against the mortgagee, but he is not handing over you the possession, तो देयरफॉर अगर वो हैंड ओवर नहीं करता है तो ही विल बी कॉल्ड द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। तो आपको क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वेदर, देखिए एक केस में मैंने क्या होता है, मॉर्गेजर जो खुद रियल ओनर था वो भी पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन हो सकता है, और यहां पर मॉर्गेजी है इन रॉन्गफुल पोजेशन। क्यों, कोर्ट ने कहा कि जब इसने पैसा दे दिया, ही इज एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ रिडेम्पशन, देयरफॉर यू शुड हैंड ओवर दिस। नाउ ए डिक्री हैड बीन पास्ड अगेंस्ट हिम, still he is not handing over, it means you are the person who is in wrongful possession. So in all these cases, whether it is the mortgager in possession after the passing of decree of foreclosure or the mortgagee after the passing of redemption, both persons are treated as the persons in wrongful possession of the property. तो प्लीज लेट मी नो ये आपको बात समझ में आई है नहीं, है ना। चलिए धन्यवाद आपका। सो आपको सीधी समझ में आ रही है ना। चलिए अब नाउ समटाइम्स इट मे हैपन दैट द पर्सन कौन सा पर्सन, ये जो व्यक्ति है जिसको हम कह रहे थे द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, क्या, द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। अब इट इज नॉट नेसेसरी कि इन एवरी केस देयर इज ओनली सिंगल पर्सन, ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति रॉन्गफुल पोजेशन में हो। यू मे बी डिप्राइव्ड ऑफ योर राइट ऑफ पोजेशन बाय सेवरल पर्संस, ऐसा भी हो सकता है। देयर आर मोर देन वन पर्सन हु आर इन द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, इट मे हैपन, हाँ है ना, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट, समझे। सो व्हाट विल हैपन वेयर द प्लेंटिफ इज डिस्पोजेस्ड बाय सेवरल पर्संस, जब प्लेंटिफ को कई लोगों ने, सेवरल पर्संस ने किया हो, तो फ्रॉम whom you can claim mean profit, again this is the question for your prelims and those who are going to appear in DGS पंजाब और others जहां पर टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, हरियाणा इंक्लूडिंग हरियाणा, दिस कैन बी क्वेश्चन इन मेंस एज वेल, यहीं पर भी हो सकता है। मीनिंग देयर बाई, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी पर डोली मेहता, यशवी शर्मा, इन चारों पांच लोगों ने मिलकर के कब्जा कर लिया। नाउ यू आर सेवरल पर्संस हु आर इन द रॉन्गफुल पोजेशन। ऐसे मान लीजिए मुझे लोन चाहिए था 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का। नाउ डोली मेहता, इन सब पर आप लोगों पे इतने पैसे थे नहीं,
आप लोगों ने इकट्ठे कर लिए पैसे और 1 करोड़ का लोन मुझे दे दिया. नाउ आई एम द मॉर्गेजर एंड यू ऑल आर मॉर्गेजीज. ठीक है. नाउ I have repaid loan to you, but not you are not handing over the possession. Now you are the mortgagee in possession, but after decree of redemption you are not handing over possession. So you are there are several persons in wrongful possession. तो देयर में भी न्यूमरस वेज, कई तरीके हो सकते हैं. सिर्फ आपको जो मैंने लाइन पढ़वाई थी उसका ध्यान रखना. इस लाइन का मतलब समझ में आएगा. पहले आपको देखिए क्या लाइन थी. ये जो लाइन थी, प्लीज सी दिस. wrongful possession is the essence of the claim of mean profit. And now this wrongful possession may be by any person. He may be trespasser, he may be mortgager, he may be mortgagee, कोई भी हो सकता है. देयर इज नो लिमिट. समझे आप? हाँ है ना? तो ये अब ये समझिए सेवरल पर्सन में क्या होगा. एवरी वन ऑफ देम वुड बी लायबल टू पे मीन प्रॉफिट्स टू द प्लेंटिफ. उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को, किसको? प्लेंटिफ को मीन प्रॉफिट देने के लिए उत्तरदायी होगा. समझे? even though he might not be in actual possession or the profits might not have been received by him. क्या कह डाला समझिए. कौन सी सिचुएशन है? what are the situation being discussed? which situation is being discussed? when the plaintiff is dispossessed by several persons. suppose this is यशवी शर्मा, मिस्टर यशवी शर्मा. तो गुस्सा आ गया कि सर को मेरी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं लिख के दे चुकी हूं कि मैं एक लड़की हूं, तब भी सर आप मुझे लड़का बनाने पर तुले हुए हैं. गुस्सा आया मैडम को, है ना. उन्होंने 3 4 5 स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया, है ना. नाउ प्लीज हेल्प मी दैट डिस्पजेस मिस्टर विजय वर्मा फ्रॉम दिस प्रीमाइस. नाउ आ गए सब लोग, है ना. सब 4 5 लोगों ने इन माई एब्सेंस यू ऑक्यूपाइड दिस प्रॉपर्टी. एक फिल्म भी आई थी, घोसला का घोसला, ऐसी थी कुछ वो भी हो. नाउ यू आर द ट्रेसपासर्स. लेकिन अब डोली मेहता और बाकी दीप्ति शर्मा और मयंक, इन सब ने कहा कि देखो यशवी मैडम, आपका कब्जा दिला दिया हमने, नाउ यू रेस्ट, हम लोग तो जा रहे हैं. अब नाउ आई वॉज डिस्पजेस्ड बाय ऑल ऑफ यू. आई वॉज डिस्पजेस्ड यानी कि प्लेंटिफ वॉज डिस्पजेस्ड बाय सेवरल पर्संस, out of whom only one madam Yashvi Sharma is in actual possession and others are not in actual possession. and now वो रेंट पे उठा रही हैं, पैसा कमा रही हैं. जिन लोगों ने उसमें साथ दिया था, they are not, might not have received, उन्होंने कुछ प्राप्त भी नहीं किया. now what is the liability of those persons? answer is what? every one of them would be liable to pay mean profits. उनमें से हर एक व्यक्ति mean profit देने के लिए liable होगा. क्यों कह रहा हूं ऐसा? why? because ultimately this is the violation of my legal right to possess, and now you acted as a joint tortfeasors. your liability will be joint and several. आप बात समझ रहे हैं? आप सभी के सभी liable होंगे, भले ही आप लोगों ने despite the fact that you did not receive any profit, you are not in actual possession. who is in actual possession? madam Yashvi Sharma is in actual possession, but you the people dispossessed me. क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे डिस्पजेस किया था. therefore every one of you will be liable to pay me mean profits. हाँ या ना? समझ में आई नहीं आई बात? प्लीज लेट मी नो. The court, इस लाइन को पढ़िए, इससे समझ में आएगा और अच्छा. The court in such cases may hold all the trespassers jointly and severally liable.
समझे? जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, द कोर्ट इन सच केस may hold all the trespassers jointly and severally liable। इसका मतलब क्या हुआ? jointly and severally liable क्या हुआ? when some persons, when few persons are held jointly and severally liable, जब कुछ लोगों को इस तरीके से liability फिक्स की जाती है jointly and severally, in that case plaintiff is at liberty, plaintiff के पास ये freedom है कि he may sue only one living others or he may sue all the persons। it means I can sue either यशवी शर्मा नंबर वन, ओनली वन, और आई में सू दीप्ति शर्मा जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, और आई में सू ऑल ऑफ देम जॉइंटली एंड सेवरली। देर इज नो बार फॉर मी, आई कैन सू एनी ऑफ यू और ऑल ऑफ यू टू गेट द क्लेम of mean profit, and when it is the situation we say the defendants are jointly and severally liable। हाँ या ना? समझाइए मुझे, मुझे बताइए जॉइंटली एंड सेवरल लायबल का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? प्लीज फास्ट। हम्म, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज ओनली वन ऑफ देम इज मेड लायबल टू पे द कंपनसेशन। अगर केवल एक से ही कंपनसेशन वसूला जाता है, देन व्हाट अबाउट द अदर्स? तो देन दैट फेलो, द पर्सन हु इज मेड बाउंड टू पे टू प्लेंटिफ कैन फाइल ए सेपरेट सूट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब? इसको लाइन को पढ़ लीजिए, पहले स्क्रीन पे पढ़ लीजिए सो दैट अच्छी तरह समझ में आ जाए। leaving them to have their respective rights adjusted in a separate suit for contribution। जो अदर डिफेंडेंट्स हैं, सपोज कीजिए दीप्ति शर्मा को उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा से मुझे लगता है कि यार यशवी शर्मा को मैंने सू कर भी दिया, इससे वसूली तो हो नहीं सकती, मुझे दीप्ति शर्मा को सू करता हूं, उनके पास बहुत पैसा है, तो नाउ आई मेड दीप्ति शर्मा ओनली डिफेंडेंट एंड नाउ the decree was passed against her। suppose 10 lakh rupees were awarded as mean profit। अब दीप्ति शर्मा को 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ गए। नाउ काम तो काफी लोगों ने दिया, दिस आई वर डिस्पोजेस्ड बाय सेवरल पर्संस, तो व्हाट इज द रेमेडी फॉर दीप्ति? क्योंकि अकेले थी नहीं वो। नाउ दीप्ति कैन ब्रिंग ए सेपरेट सूट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसे कहते हैं सूट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि बाकी भाई अब यशवी शर्मा और बाकी सब लोग आ जाइए, यू विल हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट, बट एज ए प्लेंटिफ आई नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। इनका क्या है? यस, रिकॉर्डिंग ऑन है। दीप्ति राजपाल का है कि वाई वुड, वो ऐसा करेगा क्यों? ये करे या ना करे, इट इज अपॉन द चॉइस ऑफ द प्लेंटिफ। समटाइम्स इट मे हैपन, सपोज करो यशवी शर्मा तो उन्होंने प्लॉट को उन्होंने कब्जा किया, रेंट पे दिया, और ये चली गई विदेश घूमने के लिए। अब मैं इनको बुला भी नहीं सकता, इन पे सम्मान की सर्विस भी नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में दीप्ति शर्मा मैडम एग्जाम दे रही हैं, तो इन्हीं को पकड़ लो पहले, बस इन्हीं को सू करते हैं पहले। तो देर में भी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, वहां पे प्लेंटिफ ये देखता है कि कहाँ कहाँ मुझे, मैं व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल पोजिशन फॉर मी। तो ये डिपेंड करता है चॉइस ऑफ प्लेंटिफ पर, बट जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे इस केस में वो। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए मुझे आप लोग। केस का नाम लिख लीजिए, मार्शल सन्स एंड कंपनी। आपको नोट्स दे दिए गए हैं। देखिए ये केवल हम डेफिनेशन पार्ट है, लेकिन 4 पेजेस के नोट्स बना के दिए मैंने इसमें आपको। क्यों? क्यों? टॉपिक ही ऐसा है ये। तो अब इससे आगे भी काफी है, अभी इसको काफी काफी पढ़ना पड़ेगा इस पे, और फिर उन टॉपिक को छेड़ने में काफी टाइम लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लीजिए, प्लीज लेट मी नो।
एनीवन? किसी को समझ में नहीं आया हो? आदिशा, अदिति, अजीत चौधरी, आकांक्षा मैडम, दमयंती, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए। लक्ष्मी शर्मा, एनीवन? सेपरेटली कंट्रीब्यूशन एक और बता दीजिए। ठीक है, देखिए इसलिए वैसे ही बताऊं, ऐसी कोचिंग कभी नहीं मिलेगी आपको कि जो हिला लगे भाई साहब कुछ पूछो, अरे तुम भूल गए कुछ पूछो, है ना। ठीक है, मैडम का क्वेश्चन है सेपरेटली कंट्रीब्यूशन का। इसमें सिंपल सी बात है सीमा, कि सपोज कीजिए आपने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर के मुझे डिस्पजेस किया, है ना, डिस्पजेस किया कई लोगों के साथ मिलकर के, सेवरल पर्सन्स के साथ, आप भी थी और आपके साथ 4-5 और लोग थे। ठीक है, नाउ आई ब्रॉट ए क्लेम ओनली अगेंस्ट यू, मैं केस आपके विरुद्ध ही लेकर आया, वो 10 लाख का मीन प्रॉफिट आप ही को कंपेल करना पड़ा, आप ही को भरना पड़ गया। कितने लोग थे आप? 5 लोग थे। अब आपको, आप क्या कहेंगी कि सभी 5 लोगों ने, जिन लोगों ने डिस्पजेस किया था, उन सभी लोगों को ये इक्वली 2-2 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं प्लेंटिव क्या कहूंगा कि भाई तुम जानो ये, तो तुम क्या करोगी सीमा कि तुमने 10 लाख रुपए देने पड़ गए, तो तुम बाकी 4 लोगों के खिलाफ अब तुम अलग से सूट लेकर आओगी। इसे कहते हैं सूट फॉर कंट्रीब्यूशन, सूट फॉर कंट्रीब्यूशन। और अब आप कहोगे कि भाई बाकी 4, मुझे देखो 10 लाख रुपए देने पड़े, इसका प्रूफ ये रहा, मैंने कोर्ट में जमा किए हैं, और आप सभी को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप उनके लिए एक सूट फॉर कंट्रीब्यूशन लाएंगी कि 2-2 लाख सब में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं सूट फॉर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सेपरेट सूट हुआ, प्लेंटिव से मतलब नहीं है। अब सीमा आप प्लेंटिव बन गई, जो आपके साथ लोग और थे वो आप प्लेंटिव हो गए सूट में, और बाकी 4 जो लोग, जिन लोगों ने आपके साथ कब्जा लेने में हेल्प की थी, वो डिफेंडेंट बन जाएंगे इसमें। ठीक है, और कोई, और किसी क्वेश्चन पूछना हो? थैंक यू, थैंक यू गुंजन। अब देखिए ऐसा है, सीपीसी में डेफिनेशन कोई बहुत डिटेल में पढ़ाने के लिए पूरा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको आज मैं एक वीडियो, क्योंकि एक जो टॉपिक आएगा डिक्री, डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, व्हाट आई एम सेइंग, डिक्री, जजमेंट एंड ऑर्डर, इन तीनों को क्या जो कॉन्सेप्ट है वो, उन तीनों का जो डिफरेंस है वो, है ना। और डिक्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक 3 और 4 days अदरवाइज, है ना। तो मैं वो आपको अपलोड करूंगा, वो आपको डिक्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, ताकि कम से कम डिक्री से बाहर निकला जा सके, उसका वीडियो अवेलेबल है, वो आप वीडियो से देखेंगे आप लोग ये। ठीक है, सो दैट कि कोर्स की स्पीड भी मेंटेन की जा सके। तो मैं ये टॉपिक अभी तो कल मीन्स बेंस ही होगा, कुछ और टॉपिक भी होगा, तो वेनसडे मतलब कल तक आप लोग ये डिक्री वाला जो टॉपिक है वो आप देख लेंगे। डिक्री के मैं नोट्स भी अपलोड करा देता हूँ, और आपको डिक्री का टॉपिक वहां से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यही करेंगे, जितने मिनट्स का है, अगर मैंने छुट्टी की तो हम लोग कंपनसेट करेंगे, एडिशनल वीडियो देंगे तो आपके कुछ ना कुछ दिन एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, ताकि कोर्स की स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है। सो वाइंड अप करते हैं क्लास को आज की। ठीक है, थैंक यू।